So the name of the chapter is Financial Management. बेसिकली अगर मुझे सिंपल शब्दों में कहना हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसों को मैनेज करना है बेस्ट तरीके से, पैसों को मैनेज करना है बेस्ट तरीके से. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस हियर. पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? जैसे आप अपने लेवल पे जो भी आपकी सेविंग्स है उसमें से कुछ पैसे शेयर्स में लगा देते हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हो, तो दैट इज पर्सनल फाइनेंस. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, राइट? तो बेसिकली कंपनी को अब पैसे रेज भी करने होते हैं कहीं से और उस पैसे को यूज भी करना होता है. तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि हम पैसे को बेस्ट तरीके से रेज करें फंड्स को और बेस्ट तरीके से यूज करें, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और वो हम तभी कर सकते हैं इफ वी हैव गुड नॉलेज अबाउट मनी, इफ वी हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल द फैक्टर्स. तो वही हम इस चैप्टर से सीखेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. Procurement क्या हो गया वैसे? Can you talk about it? Getting the money, right? Like I said, raising funds. तो कहीं से पैसे रेज करने हैं और फिर उसको यूज करना है, और ये अगर हम बेस्ट तरीके से करते हैं ना, वही होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेस्ट हियर इज लाइक ऑप्टिमल. ओके. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बच्चे हमें कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. मतलब हमें कुछ ऐसी बातों को सोचना पड़ता है. ऑफ कोर्स ऐसी तो हो नहीं जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिसीजंस होते हैं थ्री फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दीज इन वेरी ग्रेट डिटेल. So one is financing decisions. Financing decision. इसको अगर मुझे हिंदी में लिखना हो तो पैसे कहाँ से उठाएं. ज्यादा हिंदी हो गई वैसे, बट इट मीन्स पैसे कहाँ से रेज करें. Where to raise funds from. ये अभी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से उठाएं. Then we have investment decision. पैसे कहाँ लगाएं. अब पैसे कहीं तो आपको इन्वेस्ट करने हैं बिजनेस में, तो दैट इज पैसे कहाँ लगाएं. वेयर टू इन्वेस्ट द मनी. और इसमें भी हमारे पास दो डिसीजंस होते हैं. एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए पैसे कहाँ लगाएं, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और लास्ट होता है डिविडेंड डिसीजन. इसका मतलब होता है प्रॉफिट्स में से कितने फंड्स, कितने प्रॉफिट्स में से कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज, कैन यू गेस विद द नेम, कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एज डिविडेंड, और कितने रिटेन करें. रिटेन मतलब कितने हम अपने पास रखें. वील टॉक अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल, सो डोंट वरी. और कितने रिटेन
करें। ठीक है, सो ये 3 डिसीजंस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट देम। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि बस पढ़ लिया, लर्न कर लिया और पेपर में अपना लिख दो जो आपने लर्न किया। एक तरीका है कि इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझो प्रैक्टिकली एंड कैरी दैट नॉलेज फॉरवर्ड, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट वैसे भी। तो विच वन डू यू वांट? Yes, because actually it will help you understand things better in real life also. हम इस चैप्टर को इतना अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऑफ कोर्स हम अपनी एग्जाम ओरिएंटेशन भी हमें रखनी है कि एग्जाम में वो क्या पूछते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड, बट we will understand this chapter very practically, very rationally, so that we carry this knowledge forward and it's really going to help you. ये जो 2 चैप्टर्स है ना बच्चे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये पढ़ने के बाद बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम तो अब शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग आवर मनी बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 12th जब आपको ब्रेक मिलता है before you go to college, at that time they start trading also in shares, investing a little bit money. I'm not saying you have to invest crazy amounts of money, but maybe like just 5,000 rupees or 10,000 rupees se wo start karte hain and they learn more and more about it. So these chapters actually may build your interest in finance, in investments, right? Okay, यहाँ तक लिख लिया? चलिए, तो सबसे पहले वैसे इसमें कोई वैसे सीक्वेंस नहीं है, वी कैन टॉक अबाउट एनी डिसीजन। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपके साथ डिविडेंड डिसीजन के बारे में। देखो, अब डिविडेंड क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, वैसे आपको पता है बट एक बार फॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दूं। देखो, कंपनी जो होती है ना, इसके पास ब्रॉडली 2 सोर्सेज होते हैं फंड्स रेज करने के। ये 2 जगहों से फंड्स रेज करती है, या तो बैंक से लोन ले लेती है, या फिर एक, आप बताओ जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, पब्लिक से पैसे रेज करती है बाय इशूइंग शेयर्स। तो या तो वो बैंक से लोन ले लेती है या वो इशू करती है शेयर्स। एक और वैसे होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी होता है ना, वो इसी में आ जाता है क्योंकि वो भी लोन की तरह ही होता है। बैंक लोन से पैसा उठाती है या डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक से लोन लेती है, और यहाँ पे वो शेयर्स इशू करती है, लोगों को ओनर बना देती है। तो इसको हम ब्रॉडली कहते हैं डेट। डेट कि कंपनी ने डेट से पैसा उठाया है, इफ इट हैज टेकन अ बैंक लोन और इट हैज इशूड डिबेंचर्स। और इससे हम बोल देते हैं इक्विटी, कि कंपनी ने इक्विटी से पैसा उठाया है, दैट इज बाय इशूइंग शेयर्स। क्या यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स आते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो, बट वी गिव इट द नेम इक्विटी। बट डोंट से कि ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही होंगे, राइट? अच्छा, अब आप गेस कर सकते हो, डेट से अगर कंपनी ने पैसे रेज किए हैं तो उसके ऊपर क्या देना होता होगा रिटर्न में? इंटरेस्ट। और अगर आपने शेयर्स इशू करके पैसा उठाया है तो बदले में क्या देना होता होगा? डिविडेंड, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ना। इन दोनों में ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, बहुत मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज interest is a charge against profits. Can you please tell me what that means? हम्म 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 तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट्स हो, मतलब चाहे कम पैसे हो चाहे आप ज्यादा पैसे हो, जो भी है, देयर इज लाइक अ कंपल्शन टू पे दिस, चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो।
पर डिविडेंड की नेचर चार्ज की नहीं होती। कैन यू टेल मी, ये हमें तभी देना होता है, हाँ तभी देना है जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो, और वो भी अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना है उसका तो रेट भी डिफाइंड नहीं होता, वो कंपनी खुद से सोचती है कि कितना डिविडेंड दे, राइट? पहले तो सोचेगी देना भी है या नहीं देना, फिर सोचेगी कितना देना है। प्रेफरेंस शेयर्स में तो चलो रेट डिफाइंड होता है कि अगर देना है तो इतना ही देना है, बट थिंक मोर अबाउट इक्विटी शेयर्स बिकॉज देयर यू आर थिंकिंग मोर, देना है नहीं देना है, और अगर देना है तो कितना देना है। तो अब आप मुझे बताइए, इनका आपने समझा मतलब, किसमें कंपनी को ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा? यस, जब हमने डिविडेंड देना है देन द कंपनी हैज टू थिंक, ओके डिविडेंड देना है नहीं देना, कितना देना है। सो ये वो सोचेगी, कंपनी विल थिंक अबाउट इट। कैसे सोचेगी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनी को सोचना होगा कि डिविडेंड कितना दे। अब वो कैसे सोचेगी इसी के बारे में हम बात करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कि जब कंपनी को डिविडेंड देना है तो वो किन बातों के बारे में सोचेगी, राइट? और देखो, प्रॉफिट्स में से कुछ आप डिविडेंड दे दोगे और कुछ रिटेन कर लेंगे, राइट? रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। और हम शेयर होल्डर्स को कहेंगे कि देखो हम रिटेन कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे आगे चल के। तो रिटेन जो हम कर रहे हैं एक्चुअली वो भी आपके लिए ही कर रहे हैं, बट स्टिल शेयर होल्डर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड। दे आर लाइक, रिटेन जो कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, बट हमें अभी क्या मिल रहा है, राइट? Okay, so the very first factor is, which is very obvious also, amount of earnings. आप अपनी earnings देखोगे as a company. अगर आपने अच्छे पैसे कमाए हैं तो आप अच्छा डिविडेंड दे सकते हो, नहीं कमाए तो नहीं दे सकते, राइट? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अर्निंग्स देखोगे आप और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितना डिविडेंड आपने देना है। So, let us write, dividends are paid out of current and past earning। इस साल जो आपने पैसा कमाया है या जो आपने पहले पैसे कमाए हुए हैं, प्रॉफिट्स बेसिकली, उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। Therefore, earnings is a major determinant, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है विच फैक्टर इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन, तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। Are you able to see it clearly? Okay. लिखें यहां तक विषय। आगे चलें। Okay. Now, just a second. Let me close a few files that might interfere in the recording.
यस ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. सो द सेकेंड फैक्टर इज stability of earnings. Stability of earnings. मान लीजिए दो कंपनीज हैं. एक कंपनी है जिसकी जो अर्निंग्स है ना वो मोर और लेस स्टेबल है, मोर और लेस हर साल सेम टाइप के प्रॉफिट्स हैं. और एक कंपनी है जिसकी अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है. ठीक है, तो स्टेबल अर्निंग्स है एक की और एक की अनस्टेबल है. आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देने की पोजीशन में है? स्टेबल अर्निंग्स वाली कंपनी, दैट इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज जो ये अनस्टेबल वाली कंपनी है ना, देखो यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा अर्निंग्स हो गई, बट इसको पता है कि कोई भरोसा नहीं है, अगले साल मेरे बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं, तो आई शुड डैश मोर and pay out dash dividend. So I should retain more and pay out. Yes, because I know that my earnings are unstable and कोई भरोसा नहीं. बट ये जो कंपनी है इसको जैसे पता है कि मोर और लेस वी अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सो वी डू नॉट नीड टू फियर अ लॉट. हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि दिस मच इफ वी रिटेन दैट वुड बी गुड इनफ, उसके बियॉन्ड हम डिविडेंड दे सकते हैं. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देखो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा. अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स एज अगेंस्ट दिस अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग्स इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड. कैन यू अंडरस्टैंड? चलो लिखेंगे. दिस कंपनी इज इन अ, if you have space here, better position to declare higher dividends और ये जो कंपनी है अनस्टेबल वाली likely to pay is likely to pay smaller dividend. ठीक है, can you understand Vishay? Moving on, growth opportunities. Growth opportunities. Okay, now ये पॉइंट सिंपल है. वैसे एक कंपनी है जिसके आगे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, मीनिंग उसको लग रहा है आने वाले समय में मैंने नई नई ब्रांचेस खोलनी है, मुझे और वर्कर्स को हायर करना होगा, मुझे और मशीनरी खरीदनी होगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ दैट आई कैन सी. तो ऐसी कंपनी को फ्यूचर में ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो ऐसी कंपनी को रिटेन ज्यादा करना चाहिए और डिविडेंड कम देना चाहिए. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अच्छा एक कंपनी है जो बहुत आगे उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, उसको कम डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि उसे आगे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको रिटेन ज्यादा करना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऐसी कंपनी है जिसको लग रहा है कि जितना मैंने ग्रो करना था कर लिया, अब ऐसी कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई दे रही फ्यूचर में, सो वो सोचेंगे कि इतना ज्यादा रिटेन करने की जरूरत नहीं है, वी कैन पे मोर डिविडेंड. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? तो जब हम एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो बस हम उसी को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक्स में भी हम कहते हैं. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इज व्हाट will happen about this particular factor. So companies having good growth opportunities, companies having good growth opportunities
retain more money out of their earnings ताकि वो फ्यूचर में उनको पैसों की कमी ना हो, so as to finance the required investment, मतलब फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए पैसे चाहिए होंगे ना, to finance the required investment. एंड इसलिए डिविडेंड जो है ऐसी कंपनी कम देगी, द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज, द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज is therefore smaller than in नॉन ग्रोथ कंपनीज. नॉन ग्रोथ मतलब जिसको लग रहा है भाई जितना ग्रो करना था कर लिया, अब आगे कोई ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. देखो जी, ये पॉइंट क्या बताता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए मोर और लेस कि लोगों को हम स्टेबल डिविडेंड दें. जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं, इफ यू आर अ शेयर होल्डर, मैं आपसे पूछती हूँ एज अ कंपनी कि आपको ऐसा चलेगा कि कभी मैं आपको बहुत अच्छा डिविडेंड दे दूं और कभी दूं ही ना बिल्कुल भी, या फिर आप प्रेफर करोगे कि आपको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मिलता ही रहे? व्हाट वुड यू प्रेफर? yes, mostly people would prefer that. वैसे exceptions भी हो सकती हैं, but mostly people would prefer. तो हमें भी एज अ कंपनी कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके ना, डिविडेंड को थोड़ा स्टेबल सा रखना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने एक पॉइंट कहा है जो हमें ध्यान रखना है. मान लीजिए पिछले कुछ सालों से मेरी अर्निंग्स इतनी इतनी हो रही थी, एक साल ज्यादा हो गई, एक साल ज्यादा हो गई, तो अब वो कह रहे हैं कि आप ना डिविडेंड मत बढ़ाओ इवन इफ योर अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड, बिकॉज अगर आपने डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन फिर अगले साल भी ज्यादा होगी, और क्या पता फिर से आपकी अर्निंग्स उतनी ही हो जाए जितनी पहले थी. तो अगर तो आपको भरोसा है कि अब आपकी एक बार ज्यादा हुई है ना, अब ज्यादा ही होंगी क्योंकि आपका पोटेंशियल बढ़ गया है, अब ज्यादा ही होंगी, तब तो डिविडेंड बढ़ा दो. बट अदरवाइज इफ यू थिंक कि ये जो इंक्रीज हुआ है अर्निंग्स में ये टेम्पररी है, तो डिविडेंड इंक्रीज मत करो. बिकॉज इफ यू आर गिविंग मोर डिविडेंड 1 year, then the next year the shareholders would expect more. तो आप डिविडेंड बढ़ाओ, हम ये नहीं कह रहे कि डिविडेंड मत बढ़ाओ, बट तभी बढ़ाओ इफ यू फील दैट योर एक्चुअल earning potential has gone up and now you're going to earn more and more only. But if you think that this increase is only temporary in nature, then do not alter the dividend, do not increase the dividend, because we want to stabilize the dividend. हम चाहते हैं कि मोर और लेस लोगों को एक सा डिविडेंड मिलता ही रहे every year, right? Okay, so we are going to write here, companies generally follow a policy of
स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, मतलब कंपनीज अपनी तरफ से कोशिश करती है कि मोर और लेस हम स्टेबल सा डिविडेंड हर साल देते रहें. सो ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर. तो आप डिविडेंड को तभी बढ़ाना अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गया है, और सिर्फ इस वजह से मत बढ़ा देना कि एक साल की अर्निंग्स हमारी ज्यादा हो गई है. इफ दैट इंक्रीज इज टेम्पररी देन डू नॉट इंक्रीज डिविडेंड. इज इट मेकिंग सेंस टू यू विषय? ओके. द इंक्रीज इन डिविडेंड्स is generally made when there is confidence that their earning potential has gone up, and not just the earnings of the current year. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक साल की अर्निंग्स ही बढ़ी हैं, and not just the earnings of the current year. So if you have the confidence that your potential has gone up, then you can increase dividend. आगे चले. तो आप डिविडेंड को ना बढ़ाएं अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्रीज है ये टेम्पररी है या ये इंक्रीज बहुत ही कम है, फिर आप डिविडेंड मत बढ़ाओ. दैट इज द लास्ट सेंटेंस. डिविडेंड पर शेयर is not altered if the change in earnings is small or seen to be temporary in nature, then do not increase dividend. The next point is cash flow position. बात करें विषय इसके बारे में. ओके. देखो, डिविडेंड देने के लिए कंपनी को चाहिए, yes, that is true, also cash, because you will pay out dividend in cash, right? मतलब पैसा लिक्विड चाहिए. तो कई बार क्या होता है कि एक कंपनी की अर्निंग्स तो अच्छी हुई है बट उसके पास कैश नहीं है. आप कहोगे ऐसा कब हो सकता है कि अर्निंग्स अच्छी हुई है और कैश नहीं है? यस, दैट इज पॉसिबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको P&L अकाउंट याद होगा, यहाँ पे जैसे GP आता है और इधर हम इनकम्स लिखते हैं. क्या यहाँ पे मैं ये वाली इनकम भी लिखूंगी? इंटरेस्ट मुझे मिला है, कहीं से भी मिलना था, 1 लाख, और अभी ड्यू है 99 लाख. क्या ड्यू वाला भी यहाँ शो करते हैं? यस, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर. तो कहने को तो मेरे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, बट क्या मेरे पास कैश होगा? बिकॉज ये 99 लाख का तो अभी पैसा आया ही नहीं. सपोज आई टेक वैल्यूज, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 लाख GP
अब 1 लाख और ये है आपका 1 करोड़, तो 1 करोड़ एंड 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट? बट क्या मेरे पास कैश है? क्यों नहीं है बताइए? करेक्ट। तो कैश की तो मेरे पास कमी है, इवन दो आई सीम टू हैव गुड प्रॉफिट्स। तो यहां पे कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे लग रहे हैं, बट द कंपनी इज शॉर्ट ऑन कैश। तो ऐसी कंपनी भी डिविडेंड अच्छा नहीं दे पाएगी, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए कैश चाहिए होता है। तो आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन देखनी पड़ेगी। इफ यू हैव गुड कैश फ्लो पोजीशन यू कैन गिव मोर डिविडेंड, इफ यू हैव लेस कैश you can give less dividend. It's not always the earnings but also the cash, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे दिख रहे हो सकते हैं बट उसके पास शायद कैश की कमी हो, पॉसिबल है? यस। सो दिस इज अनदर पॉइंट। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आपको लिखना है यू मे राइट, बट ऑफ कोर्स पेपर में नहीं लिखना है आपने। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड involves an outflow of cash. Payment of dividend involves an outflow of cash. तो एक कंपनी है जिसके अर्निंग्स अच्छी हैं बट उसके पास कैश की कमी हो सकती है। अ कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट but may be short on cash. So कैश की अवेलेबिलिटी होना भी जरूरी है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. For declaration of dividend. यहां तक लिखे उसे। क्लियर? यस, एक बार विषय एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला पॉइंट, व्हाट यू अंडरस्टूड। करेक्ट, ओके, राइट विषय। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ना शेयर होल्डर से ही पूछ लो कि व्हाट देयर प्रेफरेंसेस। वैसे तो हम पूछते हैं, जैसे मैं आपको अकाउंट्स में भी बता रही थी कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज द डिविडेंड एंड देन इन द मीटिंग शेयर होल्डर्स अप्रूव द डिविडेंड। ठीक है, वो तो हम उनसे पूछते ही हैं, बट आप एक ना नॉर्मल देखो कि आपके शेयर होल्डर्स किस टाइप के हैं। जैसे मान लो अगर मेरे शेयर होल्डर्स कुछ एल्डरली लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और शायद वो मेरी डिविडेंड इनकम पे डिपेंड करते हैं, हो सकते हैं ना ऐसे लोग।
तो फिर उनको मुझे मोर और लेस हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी इनकम पे डिपेंड करते हैं, मतलब मैं जो उनको डिविडेंड दूंगी उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने बोला बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड हैं, जिनको अपना लाइवलीहुड के लिए आपकी डिविडेंड इनकम चाहिए, तो आप कोशिश करो कि उनको एक रेगुलर अमाउंट दो। But on the other hand, if your shareholders are more like young people who are working, who can afford to take some risk, then okay, you can experiment. किसी साल ज्यादा डिविडेंड दे दिया, किसी साल कम दे दिया, किसी साल नहीं दिया। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को भी देखो कि वो किस टाइप के लोग हैं एंड व्हाट डू दे प्रेफर, राइट? दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन। वेरी सिंपल, भाई देख लो कि शेयर होल्डर्स किस टाइप के, उनकी कैसी प्रेफरेंसेस हैं, accordingly we can decide to give them dividend. So that is the next point, shareholders preference. तो जब भी कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी, while declaring dividends, managements must keep in mind, managements must keep in mind the preferences of the shareholders, the preferences of the shareholders in this regard. अगर आपके शेयर होल्डर्स इस टाइप के हैं जिनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ही, बिकॉज प्रॉबेबली दे डिपेंड ऑन योर डिविडेंड इनकम, सो आप अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिक्लेयर करें. इफ द शेयर होल्डर्स इन जनरल desire that a certain amount is paid, that a certain amount is paid as dividend, then the companies are likely to declare the same. फिर companies को ऐसा ही करना चाहिए. The companies are likely to declare the same. क्योंकि ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो हमारी रेगुलर इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं. There are always some shareholders who depend upon a regular income, who depend upon a regular income from their investments. From their investments. बताइए, क्लियर विषय टिल हियर? चलो लिखो यहां तक. आगे चले. ओके, स्टॉक मार्केट रिएक्शन. इसका मतलब है कि देखो, अगर आप डिविडेंड अच्छा दोगे तो इट इज लाइक अ गुड न्यूज इन द मार्केट अबाउट योर कंपनी. मतलब आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होगी और आपके शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, बिकॉज नाउ पीपल वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी. दे फील दैट यू आर गिविंग गुड डिविडेंड, दे वांट टू बाय द शेयर्स. तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी आपके शेयर्स की और उनका प्राइस बढ़ सकता है. ऑन दी
other hand, if you declare less dividend or if you do not give out dividend, so it is like a negative news. It is like a bad news about your company, and your share price might fall. तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए while you declare dividend. For example, अगर आपकी कंपनी के प्राइस का आपके कंपनी के शेयर का प्राइस कम चल रहा है ऑलरेडी, तो आप नहीं चाहोगे कि आप उसको और कम कर दो बाय डिक्लेयरिंग लेस डिविडेंड, राइट? तो आप कोशिश करो ऐसी सिचुएशन में कि ज्यादा डिविडेंड दो. ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे while you declare dividend, राइट? तो इसको भी बड़ी सिंपली हम समझ सकते हैं. An increase in dividend is generally viewed as a good news and stock prices might react positively to it. Positively मतलब बढ़ेंगे stock prices. Stock prices might react positively to it. Similarly, a decrease in dividend is or may have a negative impact on the share prices in the stock market. तो ये जो फैक्टर है ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि लाइक आई सेड, इफ द शेयर प्राइस इज ऑलरेडी डाउन, तो आप नहीं चाहोगे कि वो और नीचे जाए. उस केस में कोशिश करो कि ज्यादा डिविडेंड आप दे पाओ. Does the possible impact of dividend policy on the equity share price on the equity share price is one of the important factors to be considered while taking a decision about it. जब आप डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है while taking a decision about it. Do you understand, Rishi? Let me show you the next page if you have written till here. Is one of the important factors to be considered while taking a decision about it. ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही है. प्लीज रिवाइज करें यहाँ तक, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू विद द चैप्टर फॉर द कमिंग क्लासेस. बहुत सारी और बातें सीखेंगे, एंड आई होप आपने आज की क्लास में भी कुछ नया सीखा. चलिए, नाउ टेक अ क्विक ब्रेक एंड मीट मी फॉर अकाउंट्स.